तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि ऐसी कौन सी बीमारी है, ठीक है, ऐसी जो है कौन सी बीमारी है जो कि तो श्वसन तंत्र से संबंधित है, ठीक है, ऐसा जो है कौन सा बीमारी है जो कि वो क्या है, श्वसन तंत्र से संबंधित है, बताइए। देखो हर एक प्रश्न को जो आपको साथ ही साथ आंसर करते जो कि जाना है। तो यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि श्वसन तंत्र से संबंधित होता है। तो वो जैसे कि एक मतलब दाढ़िया रोग होता है, ठीक है, और एक निमोनिया होता है, ठीक है। तो ये दो रोग जो होता है ये श्वसन तंत्र से जो कि हमारा संबंधित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। देखो श्वसन प्रणाली, ठीक है, श्वसन प्रणाली जो होता है, श्वसन प्रणाली की बीमारी जैसे कि अस्थमा हो गया, फेफड़ा का कैंसर हो गया, वास्तफीति हो गया जिसको हम लोग फाइब्रोसिस बोलते हैं, तपेदिक हो गया, और ये जैसे निमोनिया हो गया। तो ये सभी जो कि श्वसन बीमारी होता है, ठीक है, ये सभी जो है श्वसन प्रणाली के कर्मी के जो कारण होता है, ठीक है, ये सभी बीमारी जो होता है ये श्वसन से ही होता है। तो ये पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये सभी बीमारी जो कि श्वसन से ही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है। देखो जिसका उच्च मतलब हाई, ठीक है, जिसको हाई रक्तचाप की अवस्था होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब जिसको हाई प्रेशर भी बोला जाता है, ठीक है। देखो हाई प्रेशर करने का मतलब ये कि हाइपर टेंशन क्या होता है, तो इसका मतलब उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेंशन, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिसको उच्च रक्त होता है, जैसे कि यहाँ पर लोग फिगर के माध्यम से ही देख सकते हैं। देखो हाइपर टेंशन जो होता है ना, हाइपर टेंशन ये उच्च रक्त, जैसे कि हाइपर टेंशन में धमनियों में लगातार रूप से उच्च दबाव, ठीक है, धमनी जो होता है धमनियों में लगातार उच्च दबाव होता है। अक्सर उच्च रक्तचाप का कोई कारण पता नहीं चलता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी वह जैसे कि गुर्दों की किसी मतलब अंतर्निहित, ठीक है, अंतर्निहित विकार या हार्मोन संबंधी विकार के कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन जो ये होता है ऐसे में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है 3 नंबर में, ठीक है। तो 3 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये कौन सी होती है, ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि लीवर होता है, ठीक है, और दूसरा नंबर में आता है अमाशय, एक नंबर में ये आता है, दूसरा नंबर में जो कि हमारा अमाशय होता है, जहाँ कि यहाँ पर क्या होता है भोजन का पाचन होता है हमारा, ठीक है, यहीं पर जो कि भोजन का पाचन भी होता है, ठीक है। तो लीवर जो है ना ये हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, ठीक है। और यहाँ से एक पॉइंट आपको याद रखना है कि मानव शरीर में, ठीक है, मानव का जो शरीर होता है जिसमें सबसे बड़ी हड्डी की यहाँ पर हम बात करें तो इसकी सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर की हड्डी होती है, ठीक है, फीमर की हड्डी जो कि जांघ में पाया जाता है। तो इसे जो है ना आपको ध्यान में रखना है। चलिए और यहाँ पर हम बात कर ले कि शरीर की मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है कौन सी होती है, तो ये पीनियल ग्रंथि होता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो होता है ये पीनियल ग्रंथि होता है। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर में, ठीक है। तो 4 नंबर प्रश्न है जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई की, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण उसका यूनिट जो है ये हमारा क्या होता है, ठीक है, उसका यूनिट जो है क्या होता है। देखो उसका यूनिट जैसे कि क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्या होता है क्लोरोफिल जो अणु होता है उसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण की यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए कि जैसे प्रकाश जो है हमारा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण इसमें जो है विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है, इसमें जो है विटामिन डी पाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण में जो है विटामिन डी पाया जाता है। देखो थाई जैसे कि हम बात कर ले यहाँ पे जैसे कि थाइलोक्वाइड, ठीक है, थाइलोक्वाइड प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि थाइलाकोइड की झिल्ली प्रकाश संश्लेषण की मतलब प्रकाश पर निर्भर करता है, प्रतिक्रियाओं का स्थान है, ठीक है, जो क्या करता है कि झिल्ली में सीधे, ठीक है, झिल्ली में सीधे प्रकाश संश्लेषित
प्रकाश संश्लेषित वर्णक के साथ होती है। इसका अर्थ ये होती है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश संश्लेषण वर्णक क्लोरोफिल थायलाइड क्वाइड को भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो कि आपको थोड़ा थोड़ा सा जो कि याद रख लेना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि गोबर छत्ता। देखो, जब हम लोग कहीं कहीं दीवार पर देखते हैं, ठीक है, जहाँ कहीं कहीं हम लोग देखते हैं दीवार पर कि वहाँ पर जो है एक मतलब छोटा सा मतलब छत्ता टाइप का हो जाता है, तो जिसके अंतर्गत आता है, मतलब कि किसके अंतर्गत जो कि ये आ जाता है, गोबर छत्ता जो होता है ये हमारा किसके अंतर्गत जो कि आ जाता है। तो ये देखो हमारा जैसे कि मृत जीवी के कारण जो कि ये आ जाता है। ठीक है, मृत जीवी के कारण। ऑप्शन बी के साथ हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है जैसे कि प्रोटीन का पाचन होता है ना, कि प्रोटीन जो होता है हमारा प्रोटीन का पाचन जो है ये हमारा कहाँ पे होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन जो है ये कहाँ पे होता है, जैसा कि अभी हम लोग जो है आपको बताकर आ चुके हैं। देखो, प्रोटीन का पाचन जो होता है ये अमाशय में होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन का पाचन जो होता है ये अमाशय में ही होता है। ठीक है, देखो एंजाइम, ठीक है, एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन का पाचता मतलब यहाँ पर जाकर पचता है। जो भी एंजाइम होता है, पेप्सिन हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सभी जो कहाँ पे पचता है, तो ये अमाशय में पचता है। ठीक है, और अमाशय की मुख्य मतलब कोशिकाएं जैसे कि HCl के साथ एंजाइम पेप्सिन का स्रावित करती है, इसलिए प्रोटीन का पाचन अमाशय में ही शुरू होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़े लार ग्रंथियां जो कि ये पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य के मुख गुहा जो होता है उसमें कितने जोड़े लार ग्रंथियां जो कि पाया जाता है, उसमें कितना जोड़ा लार ग्रंथियां जो है पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य के मुख गुहा में जोड़ों का लगातार जो ग्रंथियां होता है, लार ग्रंथियां, ये 3 जोड़ा जो कि पाया जाता है। ठीक है, 3 जोड़ा। और मनुष्य में जो है, मनुष्य में जैसे कि मनुष्य में जो होता है तो जैसे मतलब 23 जोड़ा। ठीक है, 23 जोड़ा जो है ये गुणसूत्र जो कि ये पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य में 23 जोड़ा जो कि गुणसूत्र जो होता है ये पाया जाता है। ठीक है, जो कि एक जोड़ा में मतलब एक मतलब टोटल 46 गुणसूत्र जो कि मानव शरीर में पाया जाता है। तो ये पॉइंट जो कि आपको याद रखना है। और देख लो जैसे कि मनुष्य के पास जो होता है प्रमुख लार ग्रंथियों जैसे कि 3 जोड़ा होता है, लगभग 600 से 1000। ठीक है, 600 से लेकर 1000 छोटी ग्रंथियां होती है। ठीक है, 600 से 1000 तक। ठीक है, 600 से 1000 तक जो होती है वो मतलब छोटी ग्रंथियां होती हैं। और प्रमुख लार ग्रंथि जैसे कि अवधनुज ग्रंथि होता है, मांसल ग्रंथि हो गया, और पेरोटिड ग्रंथि हो गया, जिसको हम लोग SMG बोलते हैं, SLG बोलते हैं, और PG ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, ये 3 ग्रंथियाँ, यानी कि सबसे छोटा जो होता है, सबसे छोटा 600 से 1000 छोटी ग्रंथियाँ जो कि ये होती हैं। चलिए, अगला प्रश्न है 8 नंबर की फेफड़ा का आकार जो होता है वो कैसा होता है। ठीक है, हम लोग जो फेफड़ा से सांस लेते हैं उसका आकार जो है कैसा होता है, फेफड़ा का आकार जो है वो कैसा होता है। तो फेफड़ा का आकार जो होता है शंक्वाकार होता है। ठीक है, फेफड़ा का आकार जो होता है ये शंकु टाइप का होता है। ठीक है, शंकु टाइप का जो कि हमारा फेफड़ा का आकार होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है फेफड़ा के माध्यम से ही श्वसन का मतलब श्वास लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और मछली जो होता है ना, मछली जो होता है, मछली वो जो है ना गलफड़ के माध्यम से जो कि क्या करता है तो सांस को लेता है। ठीक है, गलफड़ के माध्यम से। तो ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। देखो, साइंस में आपको जो है एक एक पॉइंट को जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, साइंस में जो होता है आपको एक एक पॉइंट को जो है यहाँ पे ध्यान में रख करके जो है चलाना होता है। क्योंकि साइंस जो है ना आपको, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट ही होता है जो कि आपको ध्यान में रखना होता है। देखो, छाती में जो होता है जैसे कि पसलियों के पीछे हृदय के दोनों ओर फेफड़ा स्थित होता है। ठीक है, छाती जो होता है हमारा, छाती जैसे पसलियों के पीछे हृदय के दोनों मतलब फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। ये जैसे कि लगभग शंकु के आकार के होते हैं जिनका आधार समतल होता है। ठीक है, जिसका आधार यानी कि कहने का मतलब जो बेस होता है, वो बेस जो होता है वो समतल होता है। जो डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम से जुड़ता है
और उनका शिखर का गोलाकार जो होता है वो मतलब गोला का मतलब शिखर जो होता है सिरा, तो वो गोलाकार होता है, ठीक है। शिखर का गोलाकार जो होता मतलब शिखर का जो सिरा होता है सिरा, वो हमारा गोलाकार होता है और बेस जो होता है वो समतल होता है और फेफड़ा जो होता है वो हमारा शंकु आकार का होता है, ठीक है। कैसा होता है? शंकु आकार का जो कि ये होता है। तो इसलिए जो है ना आपको एक एक पॉइंट जो है ना आपको साइंस में ध्यान में रखना होता है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर की, छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं? छोटे बच्चा जो होता है उसमें टोटल दांतों की संख्या जो है कितनी होती है? देखो, छोटी बच्ची जो होती है उसमें टोटल दांतों की संख्या जो है 20 को होती है, ठीक है। कितना होता है? 20 को होता है। देखो, मनुष्य में जैसे कि दूध के दांत जो है ये 20 को होते हैं, जिसको हम लोग छोटी बच्चे में जो भी बोलते हैं या जो भी बोल दे, ठीक है। तो छोटी बच्चों में जो है 20 को दांत होते हैं और मनुष्य दूध का दांत भी जो कि 20 ही होता है, जो कि मनुष्य में छोटा बच्चा की है जो कि 20 का दांत हो सकता है। उसकी वजह से कि प्राथमिक शिशु जैसे होता है, जैसे कि दांत आमतौर पर 6 महीने की उम्र में उनका शुरू हो जाता है और अस्थायी दांत जैसे कि आमतौर पर लगभग 6 साल में आने लगता है, ठीक है। और दूध के दांतों का दंत सूत्र जो होता है जैसे कि 2102/2102 यानी कि 10 होता है, ठीक है। कितना होता है? 10 को मतलब ये मतलब एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये 10 होता है। तो इसलिए हम जो है हर एक पॉइंट को जो है आपको हर एक क्वेश्चन जो कि कवर करते जाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि संवहन ऊतक के रूप में पाया जाता है, यानी कि संवहन ऊतक के रूप में जो है यहाँ पे कौन पाया जाता है? संवहन ऊतक के रूप में जैसे कि यहाँ पर हम बात कर ले तो जैसे कि जाइलम हो गया, एक फ्लोएम हो गया। जाइलम फ्लोएम दोनों जो होता है ये मतलब होता है, ठीक है। देखो, जाइलम जो होता है ना, ये जाइलम जैसे कि हम लोग पौधा में पानी देते हैं, ठीक है। तो पौधा में पानी जो है हर एक भाग में किसके माध्यम से पहुँचता है? तो पौधा में पानी जो पहुँचता है ये जाइलम के माध्यम से ही पहुँचता है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे बनता है। देखो, जाइलम तथा फ्लोएम, ठीक है। जाइलम तथा फ्लोएम ऐसे ऊतक हैं जो जल, खनिज, लवण तथा पौधा द्वारा बनाए गए और भोजन की, ठीक है, और भोजन के पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। इन्हें संवहन ऊतक कहा जाता है, ठीक है। पौधा जो होता है, पौधा के हर एक भाग में जैसा कि हम अभी को आपको बता चुके हैं कि जल हो गया, भोजन जो भी उसका मतलब होता है सामग्री पौधा का, वो सभी भागों में जो पहुंचता है ये जाइलम हो गया एवं फ्लोएम के द्वारा ही पहुंचता है। तो जब ये पहुंच जाता है तो दोनों में जैसे विभिन्न भाग में पहुंचता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं संवहन ऊतक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? तो उसे हम लोग बोलते हैं संवहन ऊतक, ठीक है। संवहन ऊतक बोलते हैं। चलिए, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है कि मछलियाँ जो होता है मछलियाँ में उत्सर्जी पदार्थ जो है ये क्या होता है? मछलियाँ में उत्सर्जी पदार्थ जो है ये क्या होता है? देखो, मछलियाँ जो होता है उसमें उत्सर्जी पदार्थ होता है ये अमोनिया होता है, ठीक है। और मछलियाँ का यकृत में जो है, मछलियाँ का यकृत में हो गया और जो कि वहाँ पे हम लोग विटामिन डी को प्राप्त करते हैं, ठीक है। मछलियाँ में यहाँ पे मात्र एक मछलियाँ ही होता है क्योंकि हमें मछली से ही विटामिन डी का प्राप्ति हो सकता है। उसके बाद जो विटामिन का डी का प्रकाश से ही एक मतलब जो हमें प्राप्त होता है, इसके अलावा कुछ से भी जो हम लोग विटामिन डी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पॉइंट को यहाँ पे याद रखना। और यहाँ पर हम बात कर लेंगे जैसे कि मछलियाँ जो होता है, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ जैसे कि ये मतलब होता है, ठीक है। जैसे कि डी मतलब अमोनिया, ठीक है। डी अमोनिया होता है। मछलियाँ अपने जैसे कि मछलियाँ जो होता है, मछलियाँ अपने शरीर के उत्सर्जन कार्यों के लिए अमोनिया का उपयोग करती है, ठीक है। उत्सर्जन कार्य जो होता है वहाँ पे जो मछलियाँ अमोनिया का प्रयोग करती है। यह उत्सर्जित पदार्थ जैसे कि उनके खून में निकलता है या पानी के माध्यम के उनके जलवायु या जल सांस से मतलब होता है वो उससे मतलब बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये अमोनिया, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट जो कि आपको थोड़ा थोड़ा सा जो है ध्यान में रखना है। जो देखो, हम लोग ज़्यादा नहीं आपको बोलते हैं याद, मतलब थोड़ा सा जो एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का, देखो, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120/80 कितना होता है? 120/80 होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है आपको पता होना चाहिए कितना होता है। तो वो जो होता है हमारा 120, ठीक है। 120/80 होता है जो मतलब स्वस्थ मनुष्य होता है, ठीक है। और हमारा जो मनुष्य का धड़कन जो होता है, धड़कन
वो धड़कन जो होता है ना, एक मिनट में जो कि हम लोग 72 बार जो कि हमारा धड़कन जो होता है वो धड़कता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है इनमें से कौन सा है। प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है इनमें से कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा हरित लवक के साथ में जो कि चला जाएगा। ठीक है, देखो हर एक प्रश्न को जो है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाना है। ठीक है, चलिए देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रधान अंग जैसे कि हरी पत्तियाँ। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पौधों के द्वारा भोजन का निर्माण की जटिल प्रक्रिया है जो कि पौधों में समस्त हरे भाग में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधा जो होता है ये क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न है कि पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, यानी कि पाचन की क्रिया जो है ये कहाँ पे पूर्ण होती है, ऐसा प्रश्न को हम लोग जो पीछे कर चुके हैं। ठीक है, देखो पाचन की प्रक्रिया जो होती है ये पूर्ण होती है छोटी आंत में जो कि ये पूर्ण होती है। ठीक है, छोटी आंत में पूर्ण होती है। ठीक है, और प्रोटीन का पाचन जो होता है ये हमारा अग्नाशय में ही होता है। ठीक है, सॉरी अग्नाशय नहीं बल्कि अमाशय, अमाशय में होता है। ठीक है, मतलब ये प्रोटीन का पाचन होता है यहाँ पे। ठीक है, प्रोटीन का पाचन। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर की सीरम कहलाता है, कि सीरम जो होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, सीरम जो होता है हमारा, तो सीरम जो है वो क्या कहलाता है, तो सीरम जैसे कि फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, सीरम जो होता है हमारा जैसे कि फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर की रेजिन जो है, रेजिन किस पौधों का उत्सर्जी पदार्थ होता है। ठीक है, रेजिन, रेजिन जो है किस पौधा का उत्सर्जी पदार्थ होता है। देखो चोड़ का होता है, किसका होता है, चोड़ का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो चोर भी एक पौधा होता है। चलिए जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है, कि जल तथा लवणों का परिवहन जो है हमेशा कैसा होता है, तो जल एवं लवणों का परिवहन जो होता है ना, जैसे कि जल हो गया और लवण हो गया, इन दोनों का परिवहन जो होता है एक दिशीय में ही होता है। कैसा होता है, तो एक दिशीय में होता है। कहने का मतलब ये नहीं होता है कि ऊपर गया फिर ऐसे हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। जब मतलब इधर से इधर ही होता है, मतलब ठीक एक ही दिशा में इसका परिवहन होता है। ठीक है, एक ही दिशा में। देखो पादप हो गया। ठीक है, पादप में जल एवं खनिज लवण का वहन जाइलम वाहिनियों के द्वारा होता है, जबकि प्राशन के अनुसार जैसे कि मृदा के कणों के बीच उपस्थित खनिजों का जलीय घोल जड़ों के जैसे कि मूल रोमों में प्रवेश करता है। इसी प्रकार उच्च सांद्रण में निम्न सांद्रण की ओर बढ़ता है, वह जाइलम वाहिनी में पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब जैसे कि उच्च से लेकर निम्न की तरफ चलता है, मतलब हाई से मतलब मैक्सिमम से लेकर मिनिमम की तरफ चलता है, मतलब एक ही दिशा में ये चल सकता है। ठीक है, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ। ठीक है, मतलब ज़्यादा से लेकर कम की तरफ में जो कि ये चलता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रेन, ब्रेन जो होता है, ब्रेन ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण जो है ये क्या होता है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण जो है ये क्या होता है, तो हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं उच्च रक्तचाप। ठीक है, उच्च रक्तचाप बोलते हैं। तो जैसे कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण होता है हाइपरटेंशन। क्या होता है, हाइपरटेंशन। ऑप्शन में डी के साथ चला जाएगा, हाइपरटेंशन। चलिए अगला प्रश्न है कि मुख्य गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है। मुख्य गुहा जो होता है, मुख्य गुहा में आहार के मतलब कौन सा भाग का पाचन होता है, तो ये स्टोर्च का होता है। किसका होता है, स्टोर्च भाग का जो कि पाचन होता है मुख्य गुहा में। ठीक है, आहार भाग का। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है 20 नंबर की, जैव प्रक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन जो है यहाँ पे आता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो है यहाँ पे कौन आता है।
ठीक है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो है कौन आता है, तो जैसे कि यहाँ पे पोषण, शोषण, उत्सर्जन, ये सही आता है। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को जो परेशानी आता है ये उत्सर्जन में आता है। देखो उत्सर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि उत्सर्जन होता है जैसे कि न्यूरिक, मतलब यहाँ पर ले लें न्यूरिक एसिड। जैसे थोड़ा हम जैसे सिंपल अब यहाँ पर हम बात करें कि उत्सर्जन क्या होता है। देखो उत्सर्जन जैसे कि हम लोग कुछ ऐसा पदार्थ होता है जिसको हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यूरिया के माध्यम से निकालते हैं, यूरिन के माध्यम से, ठीक है, यूरिन के माध्यम से, जिसको हम लोग यूरिन बोलते हैं। तो ये सभी पदार्थ जो होता है मतलब जो मतलब हमारे सारे से जो निकलता है, मतलब आउटी पदार्थ जो होता है निकलता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है कि अमाशय में अनपचे भोजन को क्या कहा जाता है। अमाशय में जो अनपचा हुआ भोजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। देखो उसको हम लोग बोलते हैं काइम, ठीक है। अमाशय में जो अनपचे हुए भोजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं काइम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, काइम। ऑप्शन बी हो जाएगा काइम। चलिए अगला प्रश्न कि अमाशय की अग्रभाग को क्या बोला जाता है। अमाशय का अग्रभाग जो होता है, अमाशय का अग्रभाग उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, अग्रभाग। देखो अमाशय का अग्रभाग जो होता है उसको हम लोग कार्डियक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियक, ठीक है। अमाशय का जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक भाग बोलते हैं, ठीक है, कार्डियक। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है 23 नंबर की अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ पे होता है, ठीक है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन जो है शरीर में कहाँ पे होता है, शरीर में जो है कहाँ पे होता है। देखो शरीर में जो होता है ना ये लीवर में होता है, ठीक है, ये लीवर में ही होता है, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि ये हमारा लीवर ही होता है, ठीक है। जो कि दूसरा नंबर में हमारा आमाशय आता है, ठीक है, ये जो है तो दूसरा नंबर में आता है। चलिए अगला प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न है कि भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है, ठीक है। भोज्य पदार्थ का परिवहन जो है ये हमारा किसके माध्यम से होता है, ये किसके द्वारा होता है। देखो भोज्य पदार्थ का परिवहन जो होता है ये फ्लोएम के द्वारा होता है, और जाइलम एवं फ्लोएम के द्वारा पौधों में पानी जो है मतलब इधर उधर होता है, ठीक है, जाइलम एवं फ्लोएम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि पर्णहरित का मुख्य कार्य जो है ये क्या होता है, ठीक है। पर्णहरित जो होता है उसका मुख्य कार्य जो है क्या होता है, तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना होता है, ठीक है। पर्णहरित का मुख्य काम जो होता है उसका क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा होता है। देखो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद की यहाँ पे बात चल रहा है, ठीक है, उसका मुख्य उत्पाद की बात चल रहा है, तो उसका मुख्य उत्पाद जो होता है ये ग्लूकोज होता है। क्या होता है, इसका मुख्य उत्पाद जो यहाँ पे हो जाएगा वो ग्लूकोज के साथ में चला जाएगा। कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद जो होता है ये कौन सा होता है, तो ये ग्लूकोज होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि अमाशय में कौन सा अम्ल जो कि यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। अमाशय में कौन सा अम्ल जो होता है ये स्रावित तो होता है। अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित तो होता है, तो ये HCl होता है, जैसा कि हम लोग जो है ऊपर अभी करके आ चुके हैं, ठीक है, अमाशय में। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पर हम लोग बात कर ले फिर से, ठीक है। तो अगला प्रश्न की बात कर ले 28 नंबर प्रश्न है कि छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथि के स्राव को क्या कहा जाता है, ठीक है। छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को जो क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो उसको जैसे कि अंतररस भी बोलते हैं, जठर रस भी बोलते हैं, यानी कि ये सभी जो है ना ऑल ऑफ दीज के साथ में चला जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज के साथ में, ऑल ऑफ दीज के साथ में, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है। किण्वन के फलस्वरूप जो कितने एटीपी का निर्माण होता है बिल्कुल ये आपको बताना है। तो वहाँ पे मात्र जो है यहाँ पे 2 होता है, ठीक है, ऑप्शन सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि पादप में उत्सर्जन मुख्यतः होता है, ठीक है। पादप में उत्सर्जन जो है ये होता है, मतलब किसके माध्यम से होता है। पादप में उत्सर्जन जो होता है, पादप में उत्सर्जन जो है किसके माध्यम से होता है, ठीक है। पादप में उत्सर्जन जो है किसके माध्यम से होता है, तो जैसे कि ये रंध्र हो गया, रंध्र हो गया, वातरंध्र हो गया, श्रवण तनाव हो गया, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है। पादप में जो उत्सर्जन होता है ऑल ऑफ दीज के साथ में चला जाएगा। देखो रंध्र जो होता है ना, ये रंध्र ये से मतलब पत्ता जो होता है, जैसे कि पेड़ पौधा का पत्ता होता है उसमें छिद्र होता है, ठीक है। एक छोटा छोटा सा छिद्र होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रंध्र, ठीक है। क्या बोलते हैं, रंध्र। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन जो प्रकाश स्वपोषी है, ठीक है। ऐसा कौन है जो कि वो क्या है, प्रकाश स्वपोषी है। ऐसा कौन सा है जो कि वो क्या है, प्रकाश स्वपोषी है। देखो प्रकाश स्वपोषी जो होता है ना, प्रकाश स्वपोषी यहाँ कहने का मतलब सभी हरा पौधा हो गया, कुछ प्रोटीन हो गया, ये सभी जो होता है ना प्रकाश स्वपोषी होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा जो है ना यहीं पर होता है, ठीक है, यहीं पे होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण जो होता है ये किसके द्वारा होता है, अमीबा में, ठीक है। देखो अमीबा में जो होता है अंतःग्रहण होता है ये कुटपाद के द्वारा होता है, ठीक है। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण जो होता है ये कुटपाद के द्वारा होता है। और अमीबा में जो है जनन की क्रिया जो होता है, अमीबा में ये जैसे कि आलैंगिक जनन के कारण होता है, ठीक है, आलैंगिक जनन के कारण होता है। चलिए चलिए अगला प्रश्न है जैसे कि 23 नंबर प्रश्न है, जैसे कि अस्टोमाटा का मुख्य कार्य जो है ये क्या होता है। अस्टोमाटा का मुख्य कार्य जो है ये क्या होता है, तो अस्टोमाटा का मुख्य कार्य होता है, इनमें से सभी हो जाएगा, जैसे कि O2, ठीक है, O2 का अवशोषण, CO2 का निष्कासन, CO2 का अवशोषण, O2 का निष्कासन, जल वाष्प का निष्कासन, तो ये सभी यहाँ पे चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि 34 नंबर में प्रश्न है कि छाया में पनपने वाला, ठीक है, छाया में पनपने वाला पौधों को क्या कहा जाता है। मतलब जो छाया में पौधा होता है, छाया में, तो उस पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ मतलब धूप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल छाया ही होना चाहिए, तो वहाँ पर जो पौधा होता है उस पौधा को क्या बोलते हैं, तो उस पौधा को बोलते हैं सियोकाइटस। क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सियोकाइटस। ऑप्शन नंबर बी के साथ हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सियोकाइटस, ठीक है। क्या हो जाएगा, सियोकाइटस, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है, तो वहाँ पे ये सभी हो जाएगा अग्नाशय अंतररस, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है, ऑल ऑफ दीज के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल जो होता है किस प्रकार के शोषण में जो है बनता है, तो ये अवायवीय शोषण में बनता है, ठीक है। कहाँ पे बनता है, तो ये जो है हमारा अवायवीय शोषण में जो कि इथाइल अल्कोहल जो होता है ये बनता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि वो लार में ही पाया जाता है, तो इल मतलब जो है विटामिन जो होता है, इलिन विटामिन जो होता है ये लार में ही पाया जाता है, ठीक है, इलिन विटामिन, ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जैसे कि 38 नंबर में प्रश्न है कि जैसे कि सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाला पौधा को क्या कहा जाता है, ठीक है। सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाला पौधा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मृतजीवी, ठीक है। क्या बोलेंगे, उसको हम लोग मृतजीवी बोलेंगे, जो कि सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होता है, ठीक है, सड़ी गली चीज़ों पर। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका प्रयोग करता है, तो वहाँ पे आपको पता ही होगा कि ग्लूकोज का प्रयोग जो कि वहाँ पे किया जाता है, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, ग्लूकोज का। तो चलिए अभी हम लोग जो है बहुत देने की कहने का मतलब जो है 39 प्रश्न जो कि ये साइंस का कवर किए हैं,
और आप लोग कितना प्रश्न को यहाँ पे सही कर रहे हैं और कितना करने का ज़रूरत है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किसी प्रकार का डाउट अभी बच गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।